क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में है भी या नहीं? क्या हम अपने दिमाग के पूरे मालिक हैं, या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसा छिपा हुआ सिस्टम है जो हमें हमारी ही जानकारी के बिना कंट्रोल करता है? डेविड ईगलमैन की किताब इनकॉग्निटो, द सीक्रेट लाइव्स ऑफ द ब्रेन इन्हीं सवालों का जवाब देती है, और वो भी साइंस, न्यूरोलॉजी और अद्भुत कहानियों के जरिए। इनकॉग्निटो का मतलब होता है छुपा हुआ, पहचान से बाहर, और ये किताब भी हमें उसी छुपी हुई दुनिया में ले जाती है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता। डेविड ईगलमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अचेतन यानी सबकॉन्शियस होता है। मतलब हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी आदतें और हमारे फैसले, सब कुछ कई बार उस हिस्से से आते हैं जो हमारे होश में नहीं होता। हम क्यों किसी इंसान को पहली नजर में पसंद या नापसंद करते हैं? हम बिना सोचे समझे कोई गाना क्यों गुनगुनाने लगते हैं, या कोई गलती बार बार क्यों दोहराते हैं जबकि हम जानते हैं कि वो गलत है? इनकॉग्निटो हमें बताती है कि हमारे दिमाग के अंदर कई तरह की परतें हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट्स हों, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ चुपचाप काम करते रहते हैं। किताब ये भी सवाल उठाती है कि अगर हमारे फैसले पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो हम अच्छे बुरे के लिए कितने जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक की। इस ऑडियो बुक में हम इनकॉग्निटो की उन गहराइयों को हिंदी में उतरेंगे जहां दिमाग की असली ताकत छुपी हुई है। हर चैप्टर में आपको साइंस और कहानी का ऐसा मेल मिलेगा जिसे समझना भी आसान होगा और याद रखना भी। हम बात करेंगे कि कैसे दिमाग की बैठक में कई मेंबर होते हैं जो अलग अलग राय रखते हैं, और कैसे आपका दिमाग बिना बताए आपके लिए फैसले करता है। आप जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, ब्रेन कैसे धोखा देता है, और आप अपनी खुद की सोच को कैसे समझ सकते हैं। यह हिंदी ऑडियो बुक केवल किताब का अनुवाद नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। अगर आप साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस या इंसानी व्यवहार को समझने में रुचि रखते हैं, तो यह सफर आपके लिए रोमांचक होने वाला है। तैयार हो जाइए अपने ही दिमाग की उस रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए जो अब तक इनकॉग्निटो थी। चैप्टर 1, ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई। डेविड ईगलमैन इस किताब की शुरुआत एक बेहद गहरी बात से करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग को जानते हैं, कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो निर्णय लेते हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में कम और खुद अपनी ही एक जटिल व्यवस्था के तहत ज्यादा काम करता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी इच्छाएं, हमारे इरादे और हमारे फैसले हमारे मैं द्वारा तय किए जाते हैं, यानी हमारे चेतन मन द्वारा। लेकिन ईगलमैन बताते हैं कि चेतन मन केवल एक छोटा सा सिरा है उस विशाल संरचना का जिसे हम दिमाग कहते हैं। इस चैप्टर का शीर्षक द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई प्रसिद्ध कवयित्री एमिली डिकिंसन की कविता की एक पंक्ति से लिया गया है, और यही एक पंक्ति पूरे चैप्टर की आत्मा को दर्शाती है कि इंसानी दिमाग की गहराई और विशालता को मापा ही नहीं जा सकता। यह इतना व्यापक है कि उसमें पूरी दुनिया समा सकती है, और इतना जटिल है कि हम जीवन भर इसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। ईगलमैन बताते हैं कि दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं जो हमसे छुपे हुए हैं, जो चुपचाप काम करते हैं, फैसले लेते हैं, हमारी आदतें बनाते हैं, प्रतिक्रियाएं तय करते हैं और हमारे पूरे अनुभव को ढालते हैं, लेकिन हम उनके अस्तित्व से ही अनजान रहते हैं। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि दिमाग एक एकीकृत सत्ता की तरह नहीं, बल्कि एक गठबंधन सरकार की तरह काम करता है, जिसमें अलग अलग विभाग हैं, सबकी अलग सोच है। कभी वे एकमत होते हैं, कभी विरोध करते हैं, लेकिन अंत में मिलकर एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जब कोई इंसान खुद से ही उलझता है, जैसे मुझे ये मिठाई खानी है पर डाइट भी फॉलो करनी है, मुझे ये काम करना चाहिए लेकिन मन नहीं कर रहा, तो दरअसल ये उसके दिमाग के विभिन्न हिस्सों के बीच की टकराहट होती है। ईगलमैन बताते हैं कि हम एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई सबसिस्टम्स का मेल हैं जो मिलकर हमें चलाते हैं। जैसे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं
और अचानक सामने से कोई आ जाए तो आप बिना सोचे समझे ब्रेक मार देते हैं। उस समय आप सोचकर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो आपका चेतन मन नहीं था, वो आपके दिमाग का एक और हिस्सा था जो तेजी से बिना अनुमति लिए आपको बचाने के लिए काम कर रहा था। इसी तरह जब आप किसी के चेहरे को देखते ही उसे पसंद या नापसंद करने लगते हैं तो ये भी कोई जानबूझकर लिया गया निर्णय नहीं होता, बल्कि आपका अवचेतन पहले से ही तय कर चुका होता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। चैप्टर में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि दिमाग के अंदर कई आवाजें होती हैं, कई इच्छाएं, कई जरूरतें, कई मतभेद, और हमारा जो मैं है, जो हम समझते हैं कि हम हैं, वो दरअसल उन सभी का एक संयोजन है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह वही हैं जो सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया में भी कई अदृश्य शक्तियां शामिल हैं। ईगलमैन इस विचार को और भी मजबूत बनाते हुए कहते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं, तो ये वैसा ही है जैसे कोई कंपनी का सीईओ ये मान ले कि वह हर कर्मचारी का काम, हर डेस्क पर होने वाली बातों को खुद समझता है, जबकि असल में वो सिर्फ रिपोर्ट्स देखता है। हमारे चेतन मन की स्थिति भी वैसी ही है। वो बस फाइनल नतीजों से रूबरू होता है, लेकिन असली काम पर्दे के पीछे होता है। चैप्टर के अंत में ईगलमैन हमें इस दिशा में ले जाते हैं कि हमें खुद को समझने के लिए पहले ये मानना होगा कि हम खुद को नहीं जानते। जब तक हम ये नहीं मानते कि हमारे अंदर छुपे हुए सिस्टम्स हैं, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे फैसलों के पीछे कई अनजाने कारण हैं, तब तक हम खुद को जानने के भ्रम में ही जीते रहेंगे। द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं, बल्कि एक उद्घोषणा है कि इंसानी दिमाग सीमाओं में नहीं बंधा है, बल्कि वह खुद ही पूरी दुनिया से बड़ा है। ये चैप्टर एक दरवाजा खोलता है जो हमें हमारी चेतना के परे ले जाकर उस विशाल, अनदेखी, अनसुनी और अनजानी दुनिया में लेकर जाता है, जिसे जानना आसान नहीं लेकिन जरूरी है। यही वह शुरुआत है जहां से इनकॉग्निटो की असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो हमारे भीतर के सबसे बड़े रहस्य से हमें रूबरू कराती है। चैप्टर 2, द ब्रेन इज एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। डेविड ईगलमैन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले विचार से करते हैं कि इंसानी दिमाग दरअसल एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म है। मतलब यह मस्तिष्क सिर्फ मांस, कोशिकाओं और रसायनों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह अरबों न्यूरॉन्स से बना हुआ एक सक्रिय तूफान है जो हर पल विद्युत तरंगों और केमिकल संकेतों के जरिए हमारी पूरी दुनिया को आकार देता है। जब आप कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो वह सब वास्तव में आपके दिमाग के भीतर चल रही सूक्ष्म विद्युत गतिविधियों का ही परिणाम होता है। ईगलमैन कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपके ब्रेन को कटे हुए रूप में सिर्फ एक जैविक अंग की तरह देखे तो उसे कुछ भी खास नहीं लगेगा, लेकिन जब वैज्ञानिक मस्तिष्क की गहराई में उतरते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल रूप से सक्रिय अवस्था में देखते हैं, तो पता चलता है कि यह एक अनवरत चलने वाला तूफान है जिसमें हर सेकंड लाखों सिग्नल्स दौड़ रहे होते हैं। हर न्यूरॉन एक बिजली की तरह फायर करता है और दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल्स ही मिलकर आपके विचार, निर्णय, इमोशंस, आदतें और व्यवहार बनाते हैं। इस चैप्टर में ईगलमैन एक जरूरी बात समझाते हैं कि हमारे ज्यादातर अनुभव चेतन रूप से महसूस नहीं होते। दरअसल हमारे फैसलों का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन में पहले से तय हो चुका होता है और हमारा चेतन मन तो बस उसे एक्सप्लेन करने में लगा रहता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी इंसान को देखकर तुरंत पसंद या नापसंद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसे सोच समझकर जज किया है। दरअसल आपके अवचेतन दिमाग ने उस निर्णय को पहले ही ले लिया था और अब आपका चेतन दिमाग उसे तर्कों से सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। एक बेहद दिलचस्प किस्सा इस चैप्टर में ईगलमैन साझा करते हैं। एक व्यक्ति अचानक अत्यधिक धार्मिक व्यवहार करने लगता है। उसे लगता है कि वह ईश्वर के संपर्क में है और उसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो पता चला कि उसके टेम्पोरल लोब में एक ट्यूमर था। ट्यूमर हटाने के बाद न केवल उसकी धार्मिक अनुभूतियां समाप्त हो गईं, बल्कि उसका पूरा व्यवहार ही सामान्य हो गया। इस उदाहरण से ईगलमैन ये दर्शाते हैं कि हमारी सबसे निजी
गहरी और आध्यात्मिक समझी जाने वाली भावनाएं भी ब्रेन के भीतर चल रही न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों का हिस्सा होती हैं। ईगलमैन इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा दिमाग एक एकल सत्ता नहीं है। यह अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है और हर हिस्सा एक विशेष कार्य करता है। कोई हिस्सा हमारे मूवमेंट को नियंत्रित करता है, कोई भाषा को प्रोसेस करता है, कोई इमोशंस को महसूस करता है और कोई हमारे निर्णयों को लेता है। लेकिन इन सब का समन्वय इतना परिष्कृत और तेज होता है कि हमें लगता है कि यह सब कुछ एक साथ और एक समान हो रहा है। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि कैसे कभी-कभी ब्रेन में किसी हिस्से की छोटी सी खराबी या असंतुलन से इंसान का पूरा व्यवहार, उसकी सोच, उसका नेचर ही बदल सकता है। कई क्रिमिनल मामलों में देखा गया है कि किसी अपराधी के ब्रेन में कुछ ऐसा न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन हुआ था जिसने उसके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अपने कामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं अगर हमारे फैसलों का आधार एक असंतुलित ब्रेन हो सकता है? चैप्टर के अंत में ईगलमैन एक गहरी बात कहते हैं कि हमें इंसानी व्यवहार को समझने के लिए उसकी नैतिकता और उसके फैसलों को सही या गलत कहने से पहले उसके ब्रेन की बायोलॉजिकल वास्तविकता को समझना होगा। जब तक हम दिमाग को एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म की तरह नहीं देखेंगे, तब तक हम इंसान की जटिलता को सही से समझ ही नहीं सकते। द ब्रेन इज एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म सिर्फ एक साइंटिफिक बयान नहीं है, यह एक नई सोच की शुरुआत है। यह हमें बताता है कि हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, ऑल ऑफ इट इज रूटेड इन द लाइटनिंग फास्ट एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। और यही वो मंच है जहां से आगे की चैप्टर्स हमारे दिमाग की गहराई को और उजागर करेंगे। चैप्टर 3, ए टीनेजर इज स्टार्टिंग टू वंडर। इस चैप्टर में डेविड ईगलमैन हमें एक बेहद जरूरी और व्यक्तिगत सवाल की ओर ले जाते हैं। मैं कौन हूं? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही जटिल है और अक्सर हमारे जीवन में पहली बार ये सवाल टीनेज के दौर में उभरता है। इस चैप्टर का टाइटल अ टीनेजर इज स्टार्टिंग टू वंडर केवल किशोर अवस्था की उलझनों की बात नहीं करता, बल्कि उस गहराई की ओर इशारा करता है जहां पहली बार इंसान अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू करता है। ईगलमैन कहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तब हम बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद की पहचान के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन जैसे जैसे हम टीनेज में प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर एक बदलाव शुरू होता है। ये बदलाव सिर्फ हार्मोन या शरीर में नहीं होता, बल्कि दिमाग की संरचना और गतिविधियों में भी बड़ा परिवर्तन आता है। टीनेज में ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि निर्णय लेने, लॉजिक, आत्मविश्लेषण और भविष्य की योजना से जुड़ा होता है, तेजी से विकसित होने लगता है। इसी विकास के दौरान किशोर खुद से बड़े सवाल पूछने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं? क्या मेरा कोई खास मकसद है? और यहीं से वंडरिंग की शुरुआत होती है। ईगलमैन बताते हैं कि जब कोई किशोर या युवा खुद के बारे में गहराई से सोचता है, तो दरअसल वह अपने दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर रहा होता है जो सेल्फ की परिभाषा तय करता है। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ होती है। जो हम सोचते हैं कि मैं हूं, वो दरअसल एक स्थायी चीज नहीं होती। हमारी पहचान समय के साथ बदलती रहती है। हम हर अनुभव के बाद थोड़े थोड़े बदलते हैं और वो बदलाव हमारे सोचने के तरीके, हमारी पसंद और हमारी आदतों में दिखाई देते हैं। इस चैप्टर में एक दिलचस्प विचार यह है कि इंसान के दिमाग में एक नैरेटर होता है, यानी एक ऐसा हिस्सा जो हर चीज को कहानी की तरह जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे हम कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा करता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, या मैं ऐसा हूं, तो ये सब ब्रेन की कहानी कहने की आदत का हिस्सा है। लेकिन सच ये है कि हम समय के साथ बदलते रहते हैं और कई बार ये नैरेटर पुरानी पहचान से चिपका रहता है, जबकि हमारी सोच और व्यवहार बदल चुके होते हैं। ईगलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार हमारी पहचान को रीडिफाइन करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब किसी गहरे अनुभव से गुजरते हैं, जब हम किसी बुरी आदत से बाहर निकलते हैं, या जब हमें कोई गंभीर झटका लगता है, तो हमारा ब्रेन हमारे सेल्फ के नक्शे को दोबारा डिजाइन करता है। इस प्रक्रिया में कई बार हम खुद को ही पहचान नहीं पाते। चैप्टर में ईगलमैन एक और अहम बात रखते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं,
वो हमेशा हमारे दिमाग के सभी हिस्सों की सहमति से नहीं होता। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में कुछ सोचते हैं लेकिन महसूस कुछ और करते हैं। कभी हमारा दिमाग हमें कहता है कि हमें कोई काम करना चाहिए लेकिन हमारा मन उसे टाल देता है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि हमारा दिमाग एक रूप नहीं है। वो कई हिस्सों, कई परतों और कई वर्जन्स ऑफ यू से बना है। और जब एक किशोर पहली बार इन टकरावों को महसूस करता है तो वह खुद से सवाल पूछने लगता है। यह आत्मचिंतन उसे एक गहरे भ्रम में डाल सकता है, लेकिन यही वो बिंदु होता है जहां से इंसान की चेतना की यात्रा शुरू होती है। ईगलमैन कहते हैं कि हम खुद को एक वह व्यक्ति मानते हैं जो हमारे अंदर बैठा है और फैसले लेता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि असल में कोई भी ऐसा केंद्रीय मैं नहीं है। हमारा मैं अलग अलग सिस्टम्स की सहमति का एक परिणाम है, और जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित होता है यह मैं भी बदलता रहता है। चैप्टर के अंत में ईगलमैन ये बताते हैं कि खुद को जानना आसान नहीं है क्योंकि हम खुद ही इतने टुकड़ों में बंटे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है, मैं कौन हूं, क्यों ऐसा सोचता हूं, क्या मैं बदल सकता हूं, वही व्यक्ति इस यात्रा में आगे बढ़ता है। अ टीनेजर स्टार्टिंग टू वंडर केवल किशोर अवस्था की कहानी नहीं है, यह एक चेतन आत्मा की पहली हलचल है। यह वो क्षण है जब इंसान पहली बार अपने भीतर झांकता है और उस रहस्यमयी जंगल की ओर देखता है जिसे स्वयं कहा जाता है। यही शुरुआत है उस जर्नी की जहां से पहचान, स्वतंत्र इच्छा और जिम्मेदारी जैसे जटिल विषयों की गहराई में उतरने की प्रक्रिया शुरू होती है। चैप्टर 4 द कीपर्स ऑफ द फ्लेम। इस चैप्टर में डेविड ईगलमैन एक गहरे और नैतिक सवाल से टकराते हैं। अगर हमारे ज्यादातर निर्णय, आदतें और व्यवहार हमारे अवचेतन दिमाग से संचालित होते हैं तो फिर जिम्मेदारी का सवाल कहां टिकता है? क्या कोई इंसान अपने किए गए कामों का पूरा उत्तरदायी हो सकता है अगर वो काम उसने पूरी चेतना के साथ नहीं किया? इस सवाल की पड़ताल करते हुए ईगलमैन हमें कोर्ट रूम्स, न्यूरोसाइंस लैब्स और दिमाग की अदृश्य परतों के बीच ले जाते हैं जहां इंसान की नैतिकता और ब्रेन साइंस आपस में टकराते हैं। द कीपर्स ऑफ द फ्लेम यानी ज्योति के रक्षक, ये टाइटल प्रतीक है उन सामाजिक संस्थाओं का जो नैतिकता और कानून की लौ जलाए रखने की कोशिश करती हैं, जैसे न्याय व्यवस्था, सामाजिक परंपराएं, धर्म और शिक्षा। ये सभी उस लौ को बचाए रखने के प्रयास हैं जिससे इंसान को सही गलत का बोध होता है। लेकिन जब ब्रेन साइंस ये बताती है कि कई बार एक इंसान का व्यवहार उसके जैविक, न्यूरोलॉजिकल असंतुलन का नतीजा हो सकता है, तो सवाल उठता है, क्या न्याय सिर्फ नैतिकता पर आधारित होना चाहिए या फिर न्यूरोबायोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए? ईगलमैन इस अध्याय में कई उदाहरणों का जिक्र करते हैं जहां अपराध करने वाले लोगों के ब्रेन स्कैन में असामान्य गतिविधियां पाई गईं। किसी के ब्रेन में ट्यूमर था, किसी में न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन, किसी का एमिगडाला जरूरत से ज्यादा सक्रिय था, और इन ब्रेन समस्याओं ने उनके निर्णय लेने की क्षमता, गुस्से को नियंत्रित करने की शक्ति और नैतिक सोच पर सीधा असर डाला। एक प्रसिद्ध केस की चर्चा होती है जिसमें एक स्कूल टीचर अचानक बच्चों में अश्लील रुचि लेने लगता है। जांच के बाद पता चलता है कि उसके फ्रंटल लोब में ट्यूमर है। ट्यूमर हटाते ही उसकी सोच और व्यवहार सामान्य हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद फिर वही लक्षण लौटते हैं और स्कैन में दिखता है कि ट्यूमर वापस आ गया है। यह केस बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार सीधे तौर पर ब्रेन की संरचना और रासायनिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। अब यहां सबसे मुश्किल सवाल आता है, क्या ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाए? अगर उसके अंदर नैतिक फैसला लेने की जैविक क्षमता ही क्षीण हो चुकी थी, तो क्या वह अपराधी कहलाएगा या मरीज? यह सवाल सिर्फ कोर्ट रूम के लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए चुनौती है। ईगलमैन कहते हैं कि पुराने समय में हम इंसान को आत्मा और शरीर में बांटते थे। आत्मा को स्वतंत्र इच्छा और नैतिकता का स्रोत माना जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान दिखाता है कि हमारी सोच, इच्छाएं, इरादे और फैसले, ऑल ऑफ इट, दिमाग की उपज हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान निर्दोष है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें न्याय प्रणाली और सामाजिक नजरिया दोनों को और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विकसित करना होगा।
इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है, रिहैबिलिटेशन बनाम पनिशमेंट। ईगलमैन कहते हैं कि अगर हम मानते हैं कि इंसानी व्यवहार का आधार ब्रेन की गतिविधियां हैं, तो फिर हमें सुधार के तरीकों में दिमाग को लक्षित करना होगा, यानी व्यवहार को बदलने के लिए ब्रेन की संरचना, उसकी प्रक्रिया और केमिस्ट्री को समझकर हस्तक्षेप करना होगा। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां अपराध करने वाले लोगों का सिर्फ न्याय नहीं होता, बल्कि उनके ब्रेन का स्कैन किया जाता है, उनकी न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार की जाती है और फिर यह देखा जाता है कि सुधार कैसे संभव है, न कि सिर्फ सजा दी जाए। ईगलमैन इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ब्लेम कहते हैं। जिम्मेदारी तो हो, लेकिन उसके पीछे का दृष्टिकोण समझने वाला और दयालु हो। चैप्टर के अंत में ईगलमैन हमें एक चेतावनी देते हैं। अगर हम ब्रेन साइंस को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ नैतिक चश्मे से इंसानी व्यवहार को देखते रहेंगे, तो हम न केवल न्याय में चूकेंगे, बल्कि समाज में सुधार की संभावनाओं को भी खो देंगे। द कीपर्स ऑफ द फ्लेम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसे अपराधी कहते हैं, किसे बुरा मानते हैं और किस आधार पर सजा देते हैं। यह चैप्टर हमें न्यूरोसाइंस और नैतिकता की टकराहट के बीच खड़ा करता है और मांग करता है कि हम एक नई सोच, एक नई व्यवस्था और एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ें, जहां इंसान को सिर्फ उसके कामों से नहीं, बल्कि उसके दिमाग की गहराई से समझा जाए। चैप्टर 5 द चैन गैंग। इस अध्याय में डेविड ईगलमैन एक बेहद चौंकाने वाले लेकिन वैज्ञानिक सच की परत खोलते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारी पहचान, इन सब का निर्माण हमारे दिमाग के उन हिस्सों से होता है जो हमारी चेतना से परे काम करते हैं। द चेन गैंग का मतलब है आपस में बंधे हुए कई लोग जो एक साथ चलते हैं, एक जैसा काम करते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग सोच और इरादों के साथ होता है। ईगलमैन यही उदाहरण हमारे दिमाग पर लागू करते हैं। हमारा ब्रेन भी कई मेंबर्स की एक चेन गैंग की तरह है, जो साथ मिलकर हमें चलाते हैं, लेकिन अक्सर उनमें असहमति, संघर्ष और खींचातानी भी होती रहती है। ईगलमैन कहते हैं कि हम जिस मैं को महसूस करते हैं, वह कोई एकल इकाई नहीं है। हमारी चेतना सिर्फ उस बहस का अंतिम निर्णय सुनती है जो दिमाग के भीतर लगातार चल रही होती है। ब्रेन में कई सबसिस्टम्स होते हैं, कुछ आदतों के जिम्मेदार, कुछ भावनाओं के, कुछ लॉजिक के, कुछ इरादों के और कुछ सिर्फ दर्द से बचाने के लिए। ये सभी हिस्से अलग अलग भूमिका निभाते हैं और कई बार एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने तय किया कि सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन सुबह अलार्म सुनते ही आपका हाथ उसे बंद कर देता है और आप फिर सो जाते हैं। ये चेतन और अवचेतन के बीच की असली लड़ाई है। चेतन मन कहता है उठो, ये सही है, लेकिन अवचेतन कहता है थोड़ा और आराम कर लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ईगलमैन इसे और गहराई से समझाते हुए बताते हैं कि हमारे ब्रेन में एक हिस्से का काम है हमें तुरंत संतुष्टि देना, जैसे मीठा खाना, आराम करना, गुस्सा निकाल देना, जबकि दूसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, जैसे डाइट पर रहना, बचत करना या रिश्तों में संयम रखना। ये दोनों सिस्टम्स जब जब टकराते हैं, हम कंफ्यूज, कमजोर या गलत महसूस करते हैं, जबकि असल में ये हमारे भीतर चल रही एक बायोलॉजिकल लड़ाई है। इस अध्याय में एक और अहम बात सामने आती है कि हमारे व्यवहार को आकार देने में हैबिट्स यानी आदतें कितनी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ब्रेन अपने कई कामों को ऑटोमेटिक बना देता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। यानी अगर आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो कुछ दिनों बाद आपको सोचना नहीं पड़ता, ब्रेन वो काम आदत में बदल देता है। लेकिन अगर किसी आदत को बदलना हो तो ब्रेन को बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है और प्रतिरोध होता है। इसलिए बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती और यही कारण है कि बदलाव इतना कठिन लगता है। ईगलमैन यह भी बताते हैं कि हमारी कई इच्छाएं, जिन्हें हम मेरी पसंद कहते हैं, असल में ब्रेन की इंटरनल डिबेट का नतीजा होती है। जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि यह मेरी मर्जी थी, लेकिन आपके अवचेतन ने शायद विज्ञापन, पिछले अनुभव या सामाजिक प्रभाव के आधार पर पहले ही फैसला कर लिया था और चेतन मन बस उसे तर्क से सही ठहरा रहा है। इस चैप्टर में कुछ केस स्टडीज का जिक्र भी है जहां लोग किसी ऐसी हरकत के लिए पकड़े गए जो उन्होंने
कहने को जानबूझकर की, लेकिन ब्रेन स्कैन में यह बात सामने आई कि उनके दिमाग के निर्णय लेने वाले हिस्से निष्क्रिय थे और आवेग वाले हिस्से हाइपर एक्टिव। ईगलमैन कहते हैं कि हमें इंसानी व्यवहार को समझने के लिए एक नई भाषा और नया दृष्टिकोण चाहिए। अगर हम अपने अंदर की चेन गैंग को पहचान लें, ये जान लें कि कौन कौन हमारे अंदर है, कौन कौन हमें किस दिशा में खींच रहा है, तो हम खुद के साथ ज्यादा करुणा और समझदारी से पेश आ सकते हैं। चैप्टर के अंत में ईगलमैन इस बात पर जोर देते हैं कि हम तब तक खुद को नहीं समझ सकते जब तक हम यह नहीं मानते कि हम दरअसल कई हैं। हम में एक से ज्यादा आवाजें हैं, और जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो एक लंबी इंटरनल बहस का नतीजा होता है, न कि किसी एक सॉलिड मैं की इच्छा। द चेन गैंग एक शक्तिशाली रूपक है जो यह दिखाता है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है, और फिर भी वह सब मिलकर हमें बनाता है। यह चैप्टर हमें आम इंसान की सबसे आम उलझनों जैसे आत्मसंयम, आदतें, इच्छाएं और पछतावे को ब्रेन साइंस के रोशनी में देखने की नई दृष्टि देता है, और हमें सिखाता है कि खुद को समझना है तो सबसे पहले अपने भीतर की चेन गैंग को पहचानना होगा। चैप्टर 6 वेयर लॉ एंड ऑर्डर बिगिन। इस चैप्टर में डेविड ईगलमैन हमें उस जगह पर ले जाते हैं जहां इंसान के नैतिक मूल्य, सही गलत की समझ और सामाजिक अनुशासन की जड़ें शुरू होती हैं। वेयर लॉ एंड ऑर्डर बिगिन सिर्फ समाज या कानून की शुरुआत की बात नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि कानून और नैतिकता जैसी चीजें वास्तव में हमारे ब्रेन के भीतर कैसे पैदा होती हैं, कैसे विकसित होती हैं और कैसे हमारे व्यवहार को निर्देशित करती हैं। ईगलमैन बताते हैं कि इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी नहीं है जो नियमों का पालन करता है या सामाजिक संरचनाओं में जीता है, लेकिन इंसान में एक खास बात यह है कि वह अपने दिमाग में एक आंतरिक मॉरल कंपास यानी नैतिक दिशा सूचक लेकर चलता है, जो उसे यह बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। पर यह मॉरल कंपास जन्म से तैयार नहीं आता। यह दिमाग के विशेष हिस्सों के विकास, अनुभवों, सामाजिक शिक्षा और अनगिनत परिस्थितियों के मेल से बनता है। ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला इस नैतिकता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम कोई नैतिक निर्णय लेते हैं, जैसे किसी की मदद करना या किसी को चोट न पहुंचाना, तो ये ब्रेन एरिया एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर इन हिस्सों में कोई डैमेज हो जाए या इनकी एक्टिविटी असंतुलित हो जाए तो इंसान की नैतिक समझ बदल सकती है। ईगलमैन यहां एक दिलचस्प केस का जिक्र करते हैं। एक व्यक्ति जो एक्सीडेंट के बाद बहुत ही आक्रामक और असामाजिक व्यवहार करने लगा। पहले वह शांत और सामाजिक था, लेकिन ब्रेन इंजरी के बाद उसमें सहानुभूति खत्म हो गई और उसे सही गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया। एमआरआई में पता चला कि उसके प्रीफ्रंटल लोब को नुकसान पहुंचा था। इससे यह साफ होता है कि हमारा नैतिक व्यवहार सिर्फ हमारी परवरिश या शिक्षा का नतीजा नहीं है, बल्कि ब्रेन की संरचना और उसकी केमिस्ट्री पर भी निर्भर करता है। इस अध्याय में ईगलमैन यह भी बताते हैं कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों में नैतिकता की परिभाषा बदलती है। एक संस्कृति में जो चीज पवित्र मानी जाती है, दूसरी में वह सामान्य या अपमानजनक भी हो सकती है। इसका मतलब है कि नैतिकता का एक हिस्सा हमारे ब्रेन के यूनिवर्सल सिस्टम से आता है, जैसे करुणा, न्याय की भावना, जवाबदेही, जबकि दूसरा हिस्सा समाज, धर्म, कानून और परंपराओं के जरिए सीखा जाता है। ईगलमैन यह भी पूछते हैं कि अगर हमारे ब्रेन में नैतिक निर्णय लेने की कोई स्पष्ट और मापनीय प्रक्रिया होती है, तो क्या हम भविष्य में मशीनों को नैतिक बना सकते हैं? यानी क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा ब्रेन दे सकते हैं जो सही गलत समझे? अगर नैतिकता न्यूरल नेटवर्क्स का नतीजा है, तो क्या उसे कोड किया जा सकता है? यह सवाल भविष्य के लिए बेहद अहम है। चैप्टर के बीच में एक और बड़ी बात सामने आती है। पंजाब, टेक्सास, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर हिस्से में बच्चों को अलग अलग नैतिक बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन जब वे किसी को दुख में देखते हैं तो उनके ब्रेन का एक ही हिस्सा एक्टिव होता है। इसका मतलब है कि इंसानी दिमाग में करुणा, अपराध बोध और न्याय की भावना की कुछ मूलभूत जैविक जड़ें होती हैं। ईगलमैन यह समझाते हैं कि हमारा न्याय तंत्र, कोर्ट, जेल, कानून
सिर्फ समाज में ऑर्डर बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिमाग में पहले से मौजूद नैतिक ढांचे को प्रतिबिंबित करते हैं। हम सजा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि किसी ने नैतिक नियम तोड़ा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रेन की वजह से सही गलत का फर्क ही न समझ पाए, तो क्या उसे उसी तरह सजा देना सही होगा जैसे एक सामान्य व्यक्ति को? चैप्टर के अंत में ईगलमैन कहते हैं कि भविष्य का न्याय तंत्र अगर ब्रेन की इन गहराइयों को समझकर विकसित किया जाए तो वो ज्यादा सटीक, ज्यादा करुणामय और ज्यादा असरदार होगा। हमें इंसान को केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके ब्रेन की हालत और मानसिक प्रोसेस से भी जज करना सीखना होगा। वेयर लॉ एंड ऑर्डर बिगिन हमें उस अदृश्य जगह तक ले जाता है जहां इंसानी नैतिकता का जन्म होता है, न किसी अदालत में, न किसी किताब में, बल्कि हर इंसान के दिमाग की जटिल संरचना में। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि ब्रेन की गहराई में उतरकर इंसान को समझना भी जरूरी है। यही समझ हमें सजा देने से पहले सोचने और सुधार की संभावना तलाशने की शक्ति देती है। चैप्टर 7 ए टेल ऑफ टू ब्रेन्स। इस अध्याय में डेविड ईगलमैन इंसानी दिमाग की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली विशेषता को उजागर करते हैं, हमारे ब्रेन के दो हिस्से। अ टेल ऑफ टू ब्रेन्स सिर्फ एक शाब्दिक शीर्षक नहीं है, बल्कि यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स, लेफ्ट और राइट के बीच का फर्क सिर्फ संरचनात्मक नहीं, बल्कि व्यवहार, निर्णय, भाषा और पहचान के स्तर तक है। ईगलमैन यहां स्प्लिट ब्रेन केसेस पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। 1960 और 70 के दशक में जब कुछ मरीजों के ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स को आपस में जोड़ने वाली कॉर्पस कॉलोसम को काटा गया ताकि एपिलेप्सी के अटैक को रोका जा सके, तब यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि मरीज का दिमाग दो अलग अलग स्वतंत्र इकाइयों की तरह काम करने लगा। इन मरीजों में देखा गया कि ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा कुछ सोच रहा था और राइट हिस्सा कुछ और कर रहा था। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की एक आंख के सामने शब्द दिखाया गया और उसने उसे पढ़ लिया, लेकिन जब उसी शब्द को दूसरी आंख के सामने रखा गया तो वह उसे बोल नहीं पाया पर ड्रॉ कर सका। यानी लेफ्ट ब्रेन जो भाषा को संभालता है अलग तरीके से काम कर रहा था, और राइट ब्रेन जो विजुअल और इंट्यूशन को संभालता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोच रहा था। इससे यह साबित होता है कि ब्रेन के दोनों हिस्से, जिनमें हर एक के पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है, मिलकर एक यूनिफाइड सेंस ऑफ सेल्फ यानी मैं का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र चेतना के साथ काम करने लगते हैं। ईगलमैन इस चैप्टर में यह चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं, अगर एक ही इंसान के दिमाग में दो स्वतंत्र सोचने वाले हिस्से हो सकते हैं तो फिर हम कौन हैं? क्या हम एक हैं या दो? क्या हमारे भीतर कई मैं मौजूद हैं जो केवल ब्रेन की संरचनात्मक एकता की वजह से एक प्रतीत होते हैं? इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हमारा लेफ्ट ब्रेन यानी भाषा और लॉजिक वाला हिस्सा हर अनुभव को कहानी में ढालने की कोशिश करता है। इसे ईगलमैन इंटरप्रेटर कहते हैं। अगर हम कोई घटना समझ नहीं पाते तो भी हमारा ब्रेन तुरंत कोई वजह गढ़ लेता है ताकि हमें लगे कि हमें सब समझ में आ रहा है। लेकिन अक्सर वह कहानी झूठी होती है, सिर्फ एक भ्रम। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का राइट ब्रेन कोई वस्तु देखता है लेकिन लेफ्ट ब्रेन को वह नहीं दिखता, तो भी वो व्यक्ति एक अलग तर्क गढ़ लेता है कि उसने क्यों वो वस्तु उठाई, जबकि असली वजह लेफ्ट ब्रेन को पता ही नहीं होती। यानी हमारा ब्रेन अक्सर खुद को भी धोखा देता है ताकि हमारी एकरूपता बनी रहे। ईगलमैन ये बताते हैं कि यह आंतरिक इंटरप्रेटर ही वह चीज है जो हमें यह भ्रम देता है कि हम एक स्वतंत्र आत्मा हैं जो हर चीज को सोच समझकर नियंत्रित तरीके से कर रही है। लेकिन जब हम ब्रेन को विभाजित करके देखते हैं तो यह भ्रम टूट जाता है और हमें दिखता है कि हम दरअसल कई आंतरिक हिस्सों का समन्वय हैं। इस चैप्टर में हमें यह समझाया जाता है कि सेल्फ यानी मैं कोई ठोस स्थायी इकाई नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तभी टिक पाती है जब ब्रेन के दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वह संतुलन टूटता है
तो मैं की एकता भी टूटने लगती है। चैप्टर के अंत में ईगलमैन हमें एक गहरी सच्चाई के सामने खड़ा करते हैं कि हमारा आत्मज्ञान, हमारी यादें, हमारा निर्णय और हमारी पहचान, इन सब का निर्माण एक झूठे इंटरप्रेटर के द्वारा होता है, जो ब्रेन की सीमित जानकारी के आधार पर पूरे अनुभव की कहानी गढ़ देता है। अ टेल ऑफ टू ब्रेन्स यह साबित करता है कि इंसान के भीतर एक नहीं, कई ब्रेन काम कर रहे होते हैं और वे सब मिलकर हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम एक ही हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हम दरअसल एक जटिल टीम है जो मिलकर खुद को मैं कहती है। यह चैप्टर इंसानी चेतना, आत्मज्ञान और वास्तविकता के अनुभव को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 8, डीप ब्रेन इज ए टाइड पूल। इस अध्याय में डेविड ईगलमैन एक बेहद खूबसूरत रूपक के जरिए इंसानी ब्रेन की जटिलता को समझाते हैं। द ब्रेन इज अ टाइड पूल, यानी दिमाग एक ज्वार भाटे वाला तालाब है जहां अनगिनत जीव, धाराएं और प्रक्रियाएं लगातार एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, और फिर भी वो सब एक साथ एक व्यवस्था के तहत काम कर रहे होते हैं। ईगलमैन बताते हैं कि जैसे समुद्र के किनारे बने छोटे छोटे टाइड पूल्स में कई जीव एक साथ रहते हैं, कभी शांति से, कभी संघर्ष करते हुए, वैसे ही हमारे दिमाग के भीतर भी कई न्यूरल नेटवर्क्स एक साथ काम करते हैं। हर नेटवर्क किसी न किसी काम में माहिर होता है। कोई भाषा समझता है, कोई भावनाएं संभालता है, कोई फैसले लेता है, कोई डर से निपटता है और कोई आदतें बनाता है। ये सब मिलकर हमारी चेतना का रूप बनाते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी दिशा में बह रहा होता है। इस टाइड पूल रूपक का सबसे अहम पहलू यह है कि वहां स्थिरता नहीं होती, हर वक्त परिवर्तन होता रहता है। दिमाग भी वैसा ही है, हर सेकंड, हर अनुभव, हर विचार के साथ उसका पैटर्न बदल रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम एक जैसे इंसान हैं जो दिन प्रतिदिन एक जैसे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा ब्रेन लगातार बदलता रहता है। ईगलमैन इस चैप्टर में एक और गहरी बात कहते हैं कि दिमाग में चल रही प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में होती हैं। यानी जब कोई एक विचार या भावना सतह पर आती है तो वह अन्य विकल्पों को पीछे छोड़कर उठी होती है। अगर आप किसी को माफ करते हैं तो उस क्षण में दिमाग के करुणा वाले हिस्से ने गुस्से या बदले की भावना पर जीत हासिल की होती है। यानी हर निर्णय, हर भावना, हर क्रिया किसी न किसी आंतरिक लड़ाई का नतीजा होती है। वो बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेन में कोई एक प्रणाली इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि बाकी नेटवर्क्स को दबा देती है। जैसे डिप्रेशन में नकारात्मक सोच वाला नेटवर्क इतना हावी हो जाता है कि सकारात्मकता की कोई भी कोशिश उसमें दब जाती है। या फिर किसी व्यक्ति का गुस्से वाला हिस्सा इतना तेजी से रिएक्ट करता है कि लॉजिक वाला हिस्सा प्रतिक्रिया देने से पहले ही चुप हो जाता है। ईगलमैन यह भी बताते हैं कि इन नेटवर्क्स को हम सीधा कंट्रोल नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा और गुस्सा गायब हो जाएगा, क्योंकि वो भावना पहले ही ब्रेन के एक हिस्से से निकल चुकी होती है। हमें खुद को समझने और नियंत्रित करने के लिए ये देखना होता है कि किन नेटवर्क्स को हम बार बार ताकत दे रहे हैं, किन आदतों को हम रिपीट कर रहे हैं और किस तरह के अनुभवों से हमारा ब्रेन सीख रहा है। इस चैप्टर में वह यह भी दिखाते हैं कि दिमाग में यह इंटरनल इलेक्शन, जहां अलग अलग हिस्से प्रतियोगिता कर रहे हैं, हर सेकंड चलती रहती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे मजबूत होता है वही हमारे व्यवहार के रूप में बाहर आता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार गलत निर्णय लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह खराब इंसान है, बल्कि यह कि उसके दिमाग का कुछ हिस्सा बाकी हिस्सों पर बार बार हावी हो रहा है। ईगलमैन कहते हैं कि अगर हम इस टाइड पूल के रूप में अपने दिमाग को देखें, एक ऐसा स्थान जहां निरंतर हलचल है, जहां कोई भी चीज स्थायी नहीं है और जहां हर आवाज, हर निर्णय, हर भावना एक संघर्ष, एक लहर, एक उभार का नतीजा है, तो हम अपने भीतर ज्यादा करुणा और समझदारी ला सकते हैं। चैप्टर के अंत में ईगलमैन हमें यह सिखाते हैं कि खुद को बदलने का मतलब अपने ब्रेन के टाइड पूल में नई धाराओं को पैदा करना है। छोटी छोटी आदतें, नए अनुभव, अच्छे संवाद और बेहतर सोच, ये सब वो लहरें हैं जो समय के साथ पुराने नेटवर्क्स को बदल सकती हैं। द ब्रेन इज अ टाइड पूल,
हमें यह समझने की एक नई भाषा देता है कि हम कोई स्थिर इकाई नहीं हैं। हम एक बहती हुई प्रणाली हैं, एक अंदरूनी समुंदर जिसमें भावनाओं की लहरें, निर्णयों की धाराएं और आदतों की चट्टानें लगातार बदल रही हैं। यह चैप्टर हमें खुद को एक प्रक्रिया की तरह देखने के लिए प्रेरित करता है, जिसे समझा जा सकता है, बदला जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। चैप्टर 9, ड्रीमलैंड। इस अध्याय में डेविड ईगलमैन हमें नींद की रहस्यमयी दुनिया में ले जाते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां हमारा शरीर निष्क्रिय होता है लेकिन दिमाग अपने सबसे ज्यादा सक्रिय रूप में होता है। ड्रीमलैंड केवल सपनों की कहानी नहीं है, बल्कि यह समझने की एक वैज्ञानिक कोशिश है कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है, क्यों करता है और इसका हमारी चेतना, याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है। ईगलमैन बताते हैं कि नींद कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह दिमाग की सबसे सक्रिय और जरूरी अवस्था है। जब हम जागते हैं तो हमारा ब्रेन बाहरी दुनिया से जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन जब हम सोते हैं तब वही ब्रेन उन जानकारियों को प्रोसेस करता है, छांटता है, जोड़ता है और उन्हें हमारी स्मृतियों और सोच के ढांचे में फिट करता है। यानी नींद के दौरान ब्रेन एक कड़ी मेहनत वाला वैज्ञानिक बन जाता है, डेटा को साफ करता है, गैर जरूरी यादों को मिटाता है और महत्वपूर्ण चीजों को स्थायी स्मृति में डालता है। सपनों की बात करें तो ईगलमैन बताते हैं कि ड्रीमिंग ब्रेन एक बेहद क्रिएटिव ब्रेन होता है। सपनों में हम असंभव चीजें देखते हैं, उड़ते हैं, समय में पीछे जाते हैं, मृत लोगों से बात करते हैं या अजीब स्थितियों में फंसते हैं। लेकिन ये सपने सिर्फ बेतुके दृश्य नहीं होते। दरअसल सपनों में ब्रेन पिछले अनुभवों के टुकड़ों को जोड़कर नए विचारों की संभावनाएं तलाशता है। कई वैज्ञानिक और कलाकारों को अपने जीवन के सबसे बड़े आइडिया सपनों में ही मिले, जैसे डीएनए की संरचना, मशीनों के डिजाइन या संगीत की रचनाएं। ईगलमैन एक दिलचस्प बात यह भी कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और अनुशासन का जिम्मेदार होता है, धीमा हो जाता है और तभी ब्रेन के बाकी हिस्से, खासकर इमेजिनेशन और इमोशन से जुड़े हिस्से, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि सपने अक्सर तर्कहीन होते हैं लेकिन बेहद भावनात्मक और प्रभावशाली होते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि सपने हमारी मानसिक सफाई का तरीका भी हो सकते हैं। जब हम दिन भर कोई गहरा भावनात्मक अनुभव जीते हैं, जैसे डर, गम, तनाव या आश्चर्य, तो ब्रेन उस अनुभव को नींद में दोबारा चलाकर उससे जुड़ी भावनाओं को हल्का करता है। यानी सपने कभी कभी हमें भावनात्मक रूप से ठीक करने का काम करते हैं। ईगलमैन यह भी बताते हैं कि अगर इंसान को लगातार नींद से वंचित रखा जाए तो उसका व्यवहार, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और भावनात्मक नियंत्रण तेजी से बिगड़ने लगता है। नींद की कमी से ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें नैतिक, संयमित और तार्किक बनाता है, कमजोर हो जाता है और हम ज्यादा आवेगशील, चिड़चिड़े और भ्रमित हो जाते हैं। एक और गहराई ये है कि सपनों में हमारी पहचान भी बदल सकती है। कभी हम खुद को तीसरे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, कभी किसी और के रूप में। इससे ईगलमैन इस विचार तक पहुंचते हैं कि हमारा सेल्फ कोई ठोस इकाई नहीं है, बल्कि वह भी दिमाग की एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो नींद में भी खुद को बदलती रहती है। चैप्टर के अंत में ईगलमैन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि सपने केवल मनोरंजन नहीं हैं, वे दिमाग की सबसे गहराई वाली प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं, जो हमारी यादों को आकार देते हैं, भावनाओं को संतुलित करते हैं और कभी-कभी हमें भविष्य के लिए तैयार भी करते हैं। ड्रीमलैंड सिर्फ सपनों की यात्रा नहीं है, बल्कि उस आंतरिक प्रयोगशाला की खोज है जहां हमारा ब्रेन दिन के शोर से दूर, रात की खामोशी में खुद को दोबारा संगठित करता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि नींद में छुपी यह रहस्यमयी दुनिया दरअसल हमारी चेतना, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन का सबसे मजबूत आधार है। चैप्टर 10, द ब्रेन इज क्लोजर देन इट अपीयर्स। इस अंतिम अध्याय में डेविड ईगलमैन हमें एक गहरी, दार्शनिक लेकिन पूरी तरह वैज्ञानिक सच्चाई के सामने खड़ा करते हैं कि हमारा दिमाग यानी ब्रेन जितना जटिल, रहस्यमय और विशाल लगता है, वह दरअसल हमारी खुद की पहचान, हमारी सोच, हमारी दुनिया का सबसे नजदीकी और मूल स्रोत है।
द ब्रेन इज क्लोजर देन इट अपीयर्स एक चेतावनी भी है और एक खुलासा भी कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं वह दरअसल कई बार हमें खुद से ही छुपी रहती है। ईगलमैन शुरुआत में यह सवाल उठाते हैं कि अगर हमारा हर अनुभव, हर भावना, हर निर्णय और हर स्मृति हमारे ब्रेन से ही आती है, तो फिर हम खुद को बाहर की दुनिया से क्यों परिभाषित करते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि हम अपने कपड़े, विचारधाराएं, रिश्ते या उपलब्धियों से बने हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम जो कुछ भी हैं उसका निर्माण दिमाग की अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रियाओं से होता है। इस चैप्टर में वो हमें यह समझाते हैं कि ब्रेन सिर्फ एक सोचने वाला अंग नहीं है, यह वो फिल्टर है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को महसूस करते हैं। अगर ब्रेन में किसी हिस्से की कार्यप्रणाली थोड़ी सी भी बदल जाए तो हमारी पूरी वास्तविकता बदल सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मरीजों को ऐसा लगता है कि उनका शरीर उनका नहीं है या कोई उनके विचारों को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है कि सेल्फ, जिसे हम स्थायी और स्पष्ट मानते हैं, वह दरअसल एक बेहद नाजुक और संवेदनशील ब्रेन संरचना पर आधारित होता है। ईगलमैन बताते हैं कि टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस के विकास ने अब इस संभावना के दरवाजे खोल दिए हैं कि हम भविष्य में ब्रेन के कुछ हिस्सों को मशीनों से जोड़ सकें या ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकें। यानी अगर किसी का दिमाग किसी आदत, बीमारी या व्यवहार में फंस गया है तो हम वैज्ञानिक तरीकों से उसे दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह इंसान के आत्मनिर्माण की एक क्रांतिकारी दिशा हो सकती है। चैप्टर में एक बेहद संवेदनशील लेकिन प्रेरणादायक बात यह भी आती है कि अगर ब्रेन ही वो जगह है जहां से हमारी वास्तविकता आकार लेती है, तो इसका मतलब है कि हम में वो सारी शक्ति है जिससे हम अपने अनुभव, भावनाएं और पहचान को बदल सकते हैं। हम ब्रेन के पुराने रास्तों को पहचान कर नए रास्ते बना सकते हैं, यानी हम खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। खुद को समझने और बदलने की क्षमता हमारे अंदर ही मौजूद है। ईगलमैन यह भी कहते हैं कि ब्रेन को समझना सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, यह इंसान की आजादी, जिम्मेदारी और आत्मज्ञान का सवाल है। अगर हम मानते हैं कि हम ब्रेन से बने हैं, तो फिर हमें अपनी कमजोरियों को भी उसी नजर से देखना होगा जिसमें समझदारी और करुणा हो। हमें यह मानना होगा कि हर इंसान एक अलग तरह के ब्रेन के साथ पैदा होता है और उसी ब्रेन के जरिए वह दुनिया को देखता, समझता और प्रतिक्रिया देता है। चैप्टर के अंत में डेविड ईगलमैन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब तक हम ब्रेन को एक रहस्य मानकर डरते रहेंगे, तब तक हम खुद को अधूरा समझते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम ब्रेन को एक मित्र की तरह देखने लगते हैं, जिसे समझा जा सकता है, बदला जा सकता है और सुधार किया जा सकता है, वैसे ही हमें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास होता है। द ब्रेन इज क्लोजर देन इट अपीयर्स हमें यह एहसास कराता है कि असली खोज बाहर की नहीं, भीतर की है। यह चैप्टर एक आम इंसान को यह समझने का अवसर देता है कि उसका ब्रेन, चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, उसे नियंत्रित करने वाली कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि वही उसका सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद और सबसे परिवर्तनशील साथी है। यह चैप्टर एक विदाई नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब जब आपने इनकॉग्निटो की पूरी यात्रा को सुना और महसूस किया, तो जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई वो इंसान हूं जो हर पल अपने फैसले खुद लेता है, या फिर मेरे फैसले, मेरी इच्छाएं, मेरी आदतें, मेरी सोच, सब कुछ एक ऐसे सिस्टम से संचालित हो रही हैं जिसकी गहराई तक मेरी चेतना की पहुंच भी नहीं है। डेविड ईगलमैन की ये किताब केवल ब्रेन के काम को समझाने वाली नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमारी आत्म छवि को चुनौती देता है। हमने इस किताब में जाना कि हमारी चेतना सिर्फ ब्रेन की एक पतली सी परत है। असली खेल उस पर्दे के पीछे चलता है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारे हर शब्द, हर सोच और हर निर्णय को नियंत्रित करता है। हमने सीखा कि दिमाग कोई एकल सत्ता नहीं है, यह अंदरूनी संघर्षों का मैदान है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई आवाजें, कई सब पर्सनालिटी, कई परस्पर विरोधी इरादे एक ही शरीर के भीतर टकरा रहे होते हैं, और जिस मैन को हम समझते हैं वह बस उन्हीं में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली आवाज की प्रतिध्वनि है। हमने यह भी देखा कि कैसे ब्रेन के दो हिस्से, लेफ्ट और राइट,
अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। कैसे स्प्लिट ब्रेन केस हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सोचने की क्षमता, हमारी यादें और हमारा निर्णय एक समन्वय का नतीजा है, कोई तयशुदा स्थायी पहचान नहीं। जब हम सोते हैं तब भी ब्रेन चैन से नहीं बैठता, बल्कि वही समय होता है जब ब्रेन सबसे क्रिएटिव होता है। सपनों के जरिए वो हमारी यादों को रीशेप करता है, भावनाओं को प्रोसेस करता है और हमें अंदर से हील करता है। यानी नींद भी हमारे ब्रेन की एक और गहराई है जहां विज्ञान और भावना एक साथ मिलते हैं। और सबसे अहम बात, वी आर नॉट हु वी थिंक वी आर। हम वो नहीं हैं जो हम खुद को कहते हैं। हम तो बस उस जटिल रहस्यमयी ब्रेन के प्रतिबिंब हैं जो हर पल खुद को अपडेट करता है, खुद से सीखता है और कभी भी पूरी तरह से हमें अपनी सच्चाई नहीं बताता। इनकॉग्निटो हमें यह नहीं कहती कि ब्रेन को पूरी तरह समझा जा सकता है, बल्कि यह हमें उस विनम्रता की ओर ले जाती है जहां हम मानते हैं कि हम खुद के बारे में कम जानते हैं जितना हमें लगता है। और यही ज्ञान हमें ज्यादा करुणामय बनाता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब बात करते हैं हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। हमारा मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना या सुनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हर उस शब्द, हर उस विचार को जीवंत बनाना जो आपके भीतर कुछ जगा सके। यह चैनल उन सब के लिए है जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो अपने भीतर उतरना चाहते हैं। यहां हम सिर्फ बुक समरी नहीं देते, हम उस अनुभव को दोबारा जीते हैं ताकि आप हर किताब को एक कहानी की तरह महसूस कर सकें। अगर आपको इनकॉग्निटो की यह यात्रा पसंद आई हो, अगर आपने कुछ ऐसा सुना हो जिससे आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला हो, तो हमारा यह प्रयास सफल हुआ। हम आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल से जुड़िए। नई किताबें आएंगी, नए विचार, नए सवाल और नए जवाब आपके इंतजार में होंगे। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां किताबें बोलती हैं, विचारों को आवाज दी जाती है और हर पाठक एक खोजी बन जाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे, तुम खुद को कितना जानते हो, तो मुस्कुराकर कहिए, मैंने खुद को पढ़ा है, सुना है, समझा है और अब मैं खुद से एक नई बातचीत शुरू कर रहा हूं। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए याद रखिए, सबसे बड़ा रहस्य हमारे अंदर ही है और हर किताब उस रहस्य की एक नई परत खोलती है।